डॉक्टर कुमार संजय सर से मैं आग्रह करूंगी कि हमारे सबसे प्रिय आदरणीय अशोक प्रियदर्शी सर और एक बार जोरदार तालियों से प्रियदर्शी सर का हम लोग सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रखा हुए हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर और एक ऐसी शख्सियत को मैं सादर आमंत्रित करना चाह रही हूँ जिनके बारे में मैं शब्दों में नहीं बोल सकती, चंद शब्दों में समेट लूं, चंद शब्दों में समेट लूं, ऐसी वह शख्सियत नहीं, ज्ञान और प्रकाश की एक रोशनी मिलती है, वो है डॉक्टर पीके झा सर। मैं बहुत आदर से उन्हें बुलाती हूँ मंच पर और जिनका सानिध्य हमें हमेशा मिलते रहता है और हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो जाए। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिससे, इस ठंड की सेहरन में जैसे सूरज निकला हो शाम से, प्रेम और स्नेह की ऊष्मा बरसाने वाली हमारी हम सब की परम आदरणीय डॉक्टर माया प्रसाद जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का यह कार्यक्रम इन विशिष्ट जनों से कितना विशिष्ट होगा। और मैं एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ कि चांद रोज छत पर आकर इतराता बहुत था, चांद रोज छत पर आकर इतराता बहुत था। कल रात मैंने भी उसे संजय सर की तस्वीर दिखाई और यकीन मानिए चांद ने इतराना छोड़ दिया। और आप सभी को पता होगा कि ये आज के आयोजनकर्ता और बहुत आदरणीय कुमार संजय सर को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि जिनकी वजह से यह कार्यक्रम आज संभव हो पाया है। कुमार संजय सर, आप कृपया मंच पर आए। आप सभी विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। और गहरे उतरो हृदय में तलछट मोती ढेर, बाहर से न तौलना भीतर अनुपम नेह, ऐसे ही नेह वाली प्यारी सी आकांक्षा को मैं अभी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो चंद शब्दों में आप सभी को परिचय दें। थैंक यू शारिका मैम। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं मारवाड़ी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। मैंने स्पेनिंग ज्वाइन किया है अपने कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मेरा कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी कितना इम्प्रूव हुआ है, इसका फैसला मेरे इस संभाषण के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। हमारे सर डॉक्टर कुमार संजय सर बहुत ही सक्रिय व्यक्ति है और हम सभी को भी सक्रिय होने की प्रेरणा देते हैं। वह क्रिएटिव कामों के बहुत पक्षधर है और हमारे हर क्रिएटिव कामों की वह दिल से तारीफ करते हैं। क्रिएटिविटी की मिसाल है शारिका भूषण मैम। वह कई विशेष अवसरों पर हमारे संस्थान में आती हैं। आज वह हमारे विशिष्ट मेहमानों के लिए कुछ ही बहुत ही उम्दा उपहार बनाकर लाई हैं। वह जितनी अच्छी लिखती हैं उतनी अच्छी कुक भी है। हस्तशिल्प में तो उनका जवाब नहीं, क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत से इन उपहारों को बनाया है। मैं उन्हीं से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने कर कमलों से उन उपहारों को विशिष्ट अतिथियों को भेंट करें। मैम प्लीज। यहाँ पर
चेयर ले लीजिए। ये मेरी माँ है। अनुराग, सृष्टि, रेणु, अंजलि, प्लीज। शिवानी जाओ, वो बोला हुआ था। वैसे भी सिर्फ वो ये तो ना नॉट अलग से वो पूरा एक ही साथ तो मैम को एक साथ है। शिवानी तुमको बताया होगा कि मुझे मैंने बोला था आप लोगों को जब बुलाया जाएगा तब आओ। आवाज नहीं शुरू करना। मेहमान के एक और गिफ्ट लाई है और वह है पौधों का गमला। मैं स्पेलिंग के कुछ स्टूडेंट्स अनुराग, रेणु, सृष्टि, अंजलि से अनुरोध करती हूँ कि वह पौधों का गमला विशिष्ट मेहमानों को भेंट करें। धन्यवाद आकांक्षा। और मैं बोल रही थी ना एक चुलबुली सी, एक प्यारी सी आकांक्षा से, आकांक्षा की आवाज, आकांक्षा की मधुर आवाज अभी ये स्पेलिंग इंस्टीट्यूट में गुनी और जिसमें सारे अतिथियों का स्वागत किया गया। और अब वह महत्वपूर्ण घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतजार है और जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वह है हमारे प्रिय परम आदरणीय डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर की पुस्तक के लोकार्पण का। और मैं सारे विशिष्ट जनों से आग्रह करती हूँ कि अब वह कृपया प्रियदर्शी सर की पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए प्लीज खड़े हो जाए। तो मैं सादर आग्रह करती हूँ डॉक्टर पीके झा सर से कि आप कृपया प्रियदर्शी सर के बारे में कुछ बोलिए। आप सबों को जोहार, नमस्कार, आदाब। मंच पर बैठे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, फाया जी, माता जी और डॉक्टर संजय जी, सबका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए आज इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में। अशोक प्रियदर्शी के बारे में कुछ बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है, इनकी जो क्रिएटिव लाइफ है वो बहुत लंबी है।
60 सालों तक अगर कोई लगातार लिखता पढ़ता रहा हो। और ये हालांकि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आजकल 30 साल में लोगों की 30 किताबें आ जाती हैं, लेकिन 60 सालों में इनकी 10 किताबें नहीं हैं। हो सकता है लोगों को बहुत आश्चर्य लगता हो, लेकिन मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ कि अशोक प्रियदर्शी जी सिर्फ कागज को बर्बाद करने वाले में से नहीं है। आजकल किताबें तो छप रही हैं, लेकिन कितने लोग उन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, ये जानने की बहुत जरूरत है। प्रियदर्शी जी की जो भी लेखनी है, जो भी लिखते रहे, वो धनयुग में लंबे समय तक इनका कॉलम चलता था, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखते रहे। वो सारे बहुत चाव से लोगों ने पढ़ा, और वो कहते हैं कि आपको जिंदगी में ऐसा जीना चाहिए कि आपके कहे हुए की बात को, लिखे हुए की बात को लोग देखना चाहें, सुनना चाहें, पढ़ना चाहें। ऐसा न कहें कि अरे बस भी करो, कितना कागज बर्बाद करोगे। प्रियदर्शी जी उनमें से नहीं है। मेरा इससे संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 सालों का है। बहुत बड़ा विचित्र सा संयोग था। मैं उन दिनों राजधानी दूरदर्शन में कार्यरत था, और मेरे उस समय के तत्कालीन निदेशक ने मुझे एक बार रांची से लौट कर बताया कि एक हिंदी के लेखक हैं, उनसे बातचीत करना है, हम लोग रिकॉर्ड वो आएंगे रांची से। नाम बताया डॉक्टर सुमन कुमार गोस्वामी का, वो मेरे 40 साल पुराने परिचित थे, अभ्यस्त थे, और उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। तो फिर उनसे बातचीत की फोन पर, और ये लोग टाले में जाए और दोनों आदमी होटल में रुके, वहाँ उनसे बातचीत हुई। तो हमारी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद फिर 2012 में जब मैं रांची आया, तो इनसे लगातार मुझे लगता है हर सप्ताह करीब मिलने का मौका मिलता रहा। जब तक मैं नौकरी में था तब तक तो कम, नौकरी के बाद ज़्यादा, क्योंकि रांची का कोई भी साहित्य कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि अशोक प्रियदर्शी उसमें नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कार्यक्रम पूरा हुआ ही नहीं। और वो कहते हैं, अंग्रेजी के एक आलोचक ने कभी लिखा है कि टू नो अ राइटर, टू नो अ गुड पीस ऑफ राइटिंग, यू शुड नो द राइटर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज उपलब्ध है। मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे जितने भी बैठे लेखक और कवि हैं, उन सबों ने अपनी पांडुलिपि एक बार अशोक प्रियदर्शी जी को जरूर दिखाई है। बहुत बार अगर उसमें कोई कहीं कमी रह जाती है तो मैं इनसे झगड़ता हूँ कि आपने अपनी स्वस्थी उस पर क्यों दी। उन्होंने कहा आए, उसने कहा तो मैंने दे दिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो चीज़ जब छपकर चली जाएगी लोगों के सामने, हो सकता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में जब भी लोग पढ़ें तो हिंदी को उसी तौर पर वो देखेंगे। तो ये एक उदारता है। इनका ये कहना कतई नहीं है कि आप शुद्ध अच्छे से नहीं लिखिए, लेकिन हाँ ये उम्मीद करते हैं कि जो भी लेखक किसी भी चीज़ को छपवाने के लिए जाता है, उसके पहले वो बढ़िया से उसकी जांच पड़ताल कर ले। और अशोक जी की अपनी लेखनी के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, उनके कॉलम धन्यू में पढ़ता रहा था उन दिनों। और ये जो सामने वाली किताब है, ये बहुत मायने में बहुत विशेष मतलब रखती है। आप देखेंगे आजकल हास्य और व्यंग लेखन की बहुत कमी हो गई है। उसका कारण है कि हमारे जीवन में भी जो एक रैट रेस है, भागदौड़ है, उसमें हंसने, मुस्कुराने और व्यंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती और समय नहीं होता है। तो ऐसे समय में भी हास्य की तलाश करना और किसी बात की तरफ आपका इशारा करना, ये बहुत मामूली बात नहीं है। मुझे याद आता है एक उर्दू में लिखी हुई है, लेकिन उर्दू का तर्जुमा उपलब्ध है, मुझे वही पढ़ने को मिला। इब्ने इंशा की एक कलेक्शन है, उसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब। मौका लगे तो आप लोग भी पढ़िएगा। उसमें सारे के सारे गद्य में है, लेकिन वो ऐसा व्यंग शायद मैंने दुनिया में दूसरा नहीं देखा। क्योंकि जमहूरियत को, इंसान को, हर चीज़ को वो अपने ढंग से डिफाइन करते हैं। वो कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उनका एक नजरिया अच्छा सा रहता है। वो कहते हैं ना कि जमहूरियत वो दर्जे हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। तो बस ये एक नजरिया होता है। अशोक की बातचीत में भी जब बात करते हैं तो वह पीछे से बात करते करते एक छोटी सी चुटकी काटते हैं, एक आदत है। उसी तरह से ये जो प्रस्तुत संग्रह है हाशिए पर, इसमें भी ये बात है। मेरे सामने
कुछ मैंने देखा पलटते हुए, छोटी छोटी की एक दो कविताएं मैं पढ़ देता हूँ, आप समझेंगे। साहब ने दफ्तर में जरा कड़ाई, माथत लोगों को चाल नहीं भाई। साहब का लाए अमरीकी बम गोला, उस दिन बीते बदली की घड़ी आई। दफ्तर ने मान पत्रिका रचवाई, दिल के है राजा स्वभाव खुला वाला। एक दूसरी छोटी सी कविता है, बहुत मान्य रखती है आज के परिप्रेक्ष्य में। चारों तरफ आप लोग देखिए बहुत सारे MA PhD किए हुए बैठे हुए हैं, तो उनको खैर ज्यादा समझ में आए। श्री और ने MA किया, व्याख्याता पद के प्रत्याशी हुए, इंटरव्यू दिया। साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष ने कहा, खेद है आपने PhD नहीं किया। श्री और ने धैर्य धारा, कुछ समय शोधन में गुजारा, PhD की उपाधि लिए पुनः व्याख्याता पद के प्रत्याशी हुए। सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए, मगर साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष ने फरमाया, खेद है ओवर क्वालिफाइड। छोटी सी लेकिन बहुत मार्मिक करता है, इसको जरा गौर करिए। समय, अपने देश में एक ही चीज सस्ती है, समय। जल्दी करो, ऐसा न कोई डर न भय, राम भरोसे छोड़ दो जीवन की कश्ती, और फिर जैसे तुम्हारी औकात करो मटर गश्ती या फिर मोटर गश्ती। और ये थोड़ी पुरानी संदर्भ की कविता मुझे लगती है, लेकिन आज भी उतनी ही सार्थक है। परिवार नियोजन, एक था लड़का एक थी लड़की, एक दूसरे से कर बैठे प्यार, फिर की शादी, उम्र गई आधी, जुर्बे मुन्ने मुन्नी मुन्ने, धीरा नीरा मीरा वीरा, सुधन सुमन सुजन सुयोजन, चिंता हुई अब कैसे जुटे भोजन, तय पाया कर ले परिवार नियोजन। बहुत बहुत धन्यवाद झा सर। और झा सर के संक्षिप्त वक्तव्य से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं दोनों महान विभूतियों की गहराइयों का। और उन्होंने जो काव्य पाठ किया वो हास्य व्यंग हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हर लेखक जानता है कि व्यंग लिखना कितना कठिन है और हास्य लिखना तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि आंसुओं को लिखना बहुत आसान है, आंसुओं को लिखना बहुत आसान है, मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उतना ही कठिन है। और अगर मुस्कुराहट लाने की कोशिश आप अपने शब्दों से कर रहे हैं तो हर लेखक ये समझ सकता है कि उन शब्दों का चयन कितना मुश्किल होता है, कि जब हम रूबरू नहीं हो रहे हैं, हमारे संवाद सामने से नहीं हो रहे हैं, और जब हम शब्दों से कोशिश कर रहे हैं तो ये शब्द कैसे बनेंगे, कैसे गढ़ेंगे, यह बहुत कठिन है। और यह सबकी बस की बात नहीं है, सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, हम अनुभव ले सकते हैं ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व से। तो बहुत बहुत धन्यवाद झा सर, और एक बार पुनः धन्यवाद प्रियदर्शी सर, जिनकी कविताएं पढ़कर आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ गुनेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, और यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यह बहुत रोचक होगा, क्योंकि यहाँ इस कार्यक्रम में हम खुद सुन सकेंगे अशोक प्रियदर्शी सर से उनके बारे में, उनकी यात्रा और उनके अनुभव। और इसको सामने लाने में यह महती कार्य और कोई नहीं कर सकता है सिवाय संजय सर के। तो मैं बहुत प्रेम से, बहुत आदर से आग्रह करती हूँ कुमार संजय सर से कि यह गुफ्तगू का दौर शुरू करें। अभी सर बोले कि थोड़ा करीब आ जाओ, जब तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करते हैं। सभी को यथोचित अभिवादन। प्रियदर्शी सर को आप बहुत बार सुन चुके हैं, अगर वही बात मैं रिपीट करूं तो कुछ मजा नहीं आएगा।
कुछ खास होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो चलिए आज जो बातचीत मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें कुछ नयापन होगा और कुछ प्रश्न पूछने के बाद वॉल आपके कोर्ट में होगा। आप भी चाहें तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत छोटा होना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रियदर्शी चाचा को सुन सकें। और प्रियदर्शी चाचा से पहले भी बात हो चुकी है, क्योंकि आई टेक द एक्स्ट्रा लिबर्टी, चाचा से हम कुछ एक्स्ट्रा लिबर्टी लेते रहते हैं, तो कल इनको हम हिदायत दिए कि आप कम बोलिएगा ताकि सब कोई बोल सके। तो बोले हाँ ठीक है, एकदम कम बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसी भाषा में हमेशा प्रियदर्शी चाचा से हम बात करते हैं, मिक्स्ड हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स दैट। वेल चाचा जी, अगर 5 लाइन में आप अपने आप को डिफाइन करना चाहें तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन योरसेल्फ इन 5 सेंटेंस? मुश्किल है। पढ़ने लिखने वाला एक आदमी, लोगों के बीच रहने वाला एक आदमी, और बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मुझको कभी लगता नहीं कि किस बात पर इजराए आदमी। कई लोग कहते हैं सहजता कृत्रिम नहीं है। मैं ये सोचूं मैं रिटायर्ड टीचर हूँ तो और कुछ नहीं तो 500 और लोग तो है ही रिटायर्ड प्रोफेसर। अगर मैं कहूँ कि मैं लेखक हूँ तो मेरे मित्र गोस्वामी जी की ही सीधा में चलती थी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो ऊपर बाजार में जो लोग हैं सीधे सीधे मुझको खड़े खरीदेंगे। सर नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि दे दीजिए। इतराना किस बात का? सहजता परिवेश से आती है और सहजता अच्छी लगती है। झाजी को मैं सुन रहा था तो लगा कि वो अंग्रेजी वाले लोग हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। झाजी से बनता है इसीलिए कि वो भी इसी माटी के बने हुए हैं, कोई शो ऑफ नहीं, बिल्कुल सहजता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए क्या तो ही जाए। सेकंड क्वेश्चन के लिए, हालांकि चारों वहाँ बैठी हुई है, पता नहीं चाचा जी कितना सही बोलेंगे, लेकिन स्टिल हम पूछ रहे हैं। वेल, हैव यू एवर फॉलन इन लव? कभी किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आपका? अब नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम बताएं। आदमी हूँ तो ऐसे क्षण आए होंगे। ये तो इसकी ये भी है कि आदमी कभी एक से संतुष्ट नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। सुरक्षा कारणों से उसको लोग बताते भी ये सिंपल एक क्वेश्चन है कि पढ़ने और लिखने के अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? मैंने इस पर कभी सोचा ही नहीं कि और कोई तीसरा काम किया भी जा सकता है। और कोई ऐसी हॉबी ही नहीं है। इवन टीवी भी देखता हूँ तो लेट नाइट थोड़ी देर समाचार देख लिया, या मन लगाने के लिए एक आध कोई कार्यक्रम जिसमें जी रम गया, जैसे KBC ये देख लिया। तो कोई ऐसी मेरी रुचि है ही नहीं। खेलने की उम्र बची नहीं, उतनी ऊर्जा भीतर है नहीं, तो पढ़ी का काम चलाता हूँ। किताबें नहीं रहती हैं तो उधार मांगता हूँ। अभी जाजी से मांगूंगा, बहुत दिनों से उसकी चर्चा सुन रखी है, बहुत तारीफ सुन रखी है, तो क्या आखिरी किताब मांग कर पढ़ूंगा। हर आंसर पर ताली बजनी चाहिए। Any regret of your life? Any regret of your life so far? अभी तक कोई regret? ऐसा कोई पछतावा मुझको तो नहीं लगता है। मैं बार बार सबों से कहता हूँ, जैसे इतनी कम किताबें छपी थी उनमें, आखिर किताब छप के प्रेमचंद को लोग भूल जाए अगर गोदान कोर्स में न हो। रामायणी अगर कोर्स में टुकड़ों में न लगी हो, जयशंकर प्रसाद को तो लोग याद ही न करें, करते भी नहीं। पंत को लोग भूल ही गए। आदमी की स्मृति इतनी कमजोर होती है, किताबें छपी जाती तो कौन से हम अमर हो जाते। इतना प्यार मुझको मिला है लोगों का,
मैं आपके प्रति नतशील हूँ, कोई प्रस्ताव नहीं। ड्रीम यू वांटेड टू कम ट्रू, कोई सपना जो आप चाहते कि बाकी रह गया वो साकार हो जाए, अ ड्रीम यू वांटेड टू कम ट्रू। ऐसा कुछ है नहीं, केवल इशारों में एक प्रसंग सुना देता हूँ। मैंने कोई मैं न भी चाहूँ, लेकिन आप स्वयं मुझको कोई सम्मान देना चाहें और यहाँ तक ला के फिर सील लें, थोड़ा तुमको ले लेता हूँ, तो कहीं थोड़ा सा पश्चाताप रह जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझको इधर उधर से सूचना मिलती रही और ईश्वर जानता है, मुझको सिर्फ ये लग रहा था कोई काम होगा या दिल्ली में कोई उसको खोज रहा होगा या कोई सरकारी काम होगा। लिखता पढ़ता हूँ, शायद कोई किताब उनकी नज़र में आके हुक्म लाना चाहूँ, मैं कुछ नहीं जानता था। सेक्रेटेरिएट से एक दिन खबर आई थी आप आए यहाँ, झारखंड से वाले से पुलिस वैन आई, कोई साहब थे, मैंने पुलिसिया रोक के कारण नहीं, वो सुरक्षा के उसको ले गए। वहाँ एक जेंटलमैन थे, सीनियर ले रहे थे IAS से, मुझको लगा तो उनकी IAS होंगे जो भी हों, ट्रैवल ही दिख रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रैवल मैंने जान के इसलिए कहा कि IAS, उन्होंने कहा कि ये फॉर्म है, आपने कब अप्लाई किया था? मैं कहा किसके लिए, जिसके लिए आप आए हैं? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानकारी। तो मैंने कहा कि मैं आवेदन करके यश या प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहता, ऐसा मैंने किया है, मैंने किया। मैं तो आपने अप्लाई नहीं किया? मैंने नहीं किया। आप लोगों ने खुद मेरा नाम भेजा हो आपकी कृपा। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजी का फॉर्म था, उनका कैसा है कि इसको आप हिंदी कर लेंगे, हिंदी का फॉर्म था कि आप इसकी अंग्रेजी कर लेंगे कि इसे मैं अनुवाद करवा लूँ, तो उसके बाद आप सिग्नेचर कर दीजिए, इसको हम लोग दिल्ली भेजेंगे। सोचिए वो IAS ऑफिसर थे यहीं सेक्रेटरीट में 3 साल पहले। मैंने कहा कि हम लोग कौर क्षेत्र वाले लोग हैं, आपको कोई पत्र भिजवाना होगा दिल्ली तो आप अंग्रेजी में भेजेंगे? अच्छा हाँ तो ठीक है, आप केवल सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। वो कहीं पर कुछ हुआ, सारा ताम झाम व्यर्थ हो गया। तो कोई लालसा तो नहीं बची रही, लेकिन आप इतनी दूर तक आए लंबे बाम और फिर खींच लें तो थोड़ा सा पछतावा रह जाता है। ओल्ड राइटर्स में अगर 3 लोगों का नाम लेना हो जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड रहे, आपने बहुत कुछ सीखा और आपको लगता है कि आगे की पीढ़ी को भी मुझे पढ़ना चाहिए, तो कौन से 3 राइटर हैं? हिंदी के अंग्रेजी जो मैंने भाषा कोई बंधन ही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ ना कि रचना हुआ जो आपकी स्मृति में एक बार बने तो बनी रह जाए। मैंने इंटरमीडिएट में कई बार ये बात कई जगह कर चुका हूँ, आखिर व्यक्ति तो वही हूँ। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी अनुवाद में रवि ठाकुर की कहानी पढ़ी थी, द होम कमिंग। बंगालियों से मैंने पूछा कि वो मूल क्या है, किसी ने कहा छुट्टी, छुट्टी सुबह का छुट्टी। वो कहानी मैंने सोची इंटरमीडिएट में पढ़ी थी, अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ी थी, और अभी अगर आपको मैं वो कहानी सुनाना चाहूँ संक्षेप में, जो मेरी स्मृति में जितनी बच गई है, तो मेरा कंठ बढ़ जाएगा। लेखक यह होता है। मैंने में पढ़ रहा था तो उस समय वो बैन हो गई थी किताब लेडी चैटर्जी लॉरेंस। मेरा एक दोस्त था, कहाँ से वो किताब ऊपर किए हुए था, ऊपर लिखा बताया अन्य अंग्रेजी मेरी सामान्य भारतीयों की तरह। बात याद आ गई तो ऐसे कर दूं कि हम बहुत इतराते हैं कि अंग्रेजी हमको पूरी आती है, हिंदी ही नहीं आती है। नोबेल पुरस्कार जिनकी वजह से मिला रवि ठाकुर को, उन्होंने लिखा है, कौन थे वो? W.B. बच्चन जी की कविता है, मैं नरशीश तुम्हारे आगे आया कैसा है तुम्हारे। उन्होंने लिखा है, नो इंडियन नोज इंग्लिश नॉट इवन टैगोर। तो अंग्रेजों का जो दम है वो अपनी जगह, फिर भी विदेशी भाषा को हमने उनसे बेहतर सीख लिया, उनके जितना सीख लिया गया दम ही है। अंग्रेजी हम सीख ही रहे हैं, सीखते ही रहते हैं। बहरहाल तो उस पर लिखा हुआ था, इस पर मुझको याद आ गया, उस समय मुझको अब नहीं समझ में आया, कोर्स देखना पड़ा। किताब के ऊपर लिखा हुआ था लेडीज एंड अनएक्सपरगेटेड रीडिंग। उसमें मुकदमा उन पर चला होगा जो अनएक्सपरगेटेड माने हो बिना काट छाट ट्रेडिशन,
उस मुकदमे की संक्षिप्त का संक्षिप्त वृत्त था। उसको एक बात याद रह गई है जो सबों के जानने लग गए। लॉरेंस ने खुद अपनी बहस की थी और जब उन पर यह आरोप लगा था कि अश्लील है आपकी किताब, इसलिए वो बैन की गई थी, तो लॉरेंस ने कहा था कि साहित्य में कुछ श्लील या अश्लील नहीं होता है, साहित्य में जरूरी या गैर जरूरी होता है। आप कोर्ट में उन्होंने कहा कि आप स्वयं उसको पढ़कर ये देखें कि जिन विवरणों पर अश्लीलता का आरोप लग रहा है, क्या वो वहाँ अनावश्यक है और केवल जिह्वा स्वाद मतलब शरीर के आस्वाद के लिए, आनंद के लिए दिए गए हैं, या वो वहाँ आवश्यक थे। और वो किताब बैन से हट गई थी, मुक्त हो गई थी। वो उपन्यास मैंने पढ़ा था, अद्भुत। मैंने क्या कहूँ, यौन कथा को ईश्वरीय हाइट तक ले जाए, कोई अध्यात्म की उस ऊंचाई तक अद्भुत है। वो सस्ता नहीं है। हम जब ऐसी कथा और इधर आकर एकदम आप कहें कहाँ लॉरेंस और कहाँ पंकज सुबीर, फिर भी जब पंकज सुबीर को मैंने पढ़ना शुरू किया, वो भी इसी तरह से एकदम ऐसी कथाओं को उठाते हैं जिसमें हमेशा फंस जाने का खतरा है दलदल में। आप ऐसी नाजुक कथाएं उठाएं और फिर भी एकदम तटस्थ होकर निकल आए, ये बहुत बड़ी कला है। इसीलिए मैं मुझको पंकज सुबीर इतने भाए और हेलो मेरा अगला प्रश्न वही था, लेकिन सर ने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया। मेरा था कि नए राइटर्स में आपको किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? इन्होंने पहले ही बता दिया, श्री पंकज सुबीर को। तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा एंड वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक है। एंड सबसे मज़ेदार बात है, जब पहली बार सर पढ़े थे तो मुझे फ़ोन किए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और जो भी रीज़न से हम फ़ोन नहीं उठा पाए, फिर फ़ोन किए, फिर भी हम नहीं उठा पाए। जब थर्ड बार जब दूसरे दिन जब फ़ोन किए तो बहुत डांटते बोले कि क्यों नहीं उठा रहे हैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप आइए तो मेरे घर। आई वेंट टू हिम, वो पंकज सुबीर की किताब दे के हमको बोले इसको जाइए पहले पढ़िए, क्या बंदा लिखा है। एंड इनफैक्ट जब हम पढ़े तब हमको पता लगा, अच्छा वो एक प्लस सर के साथ, चाचा जी के साथ, कि जब भी कुछ पढ़ते हैं he becomes very excited and maybe I'm one among that lucky, हम उस लकी में से एक हैं कि वो कॉल करके जनरली जरूर बताते हैं ये पढ़ लो। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप फिर पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत ही छोटा, आप भी बहुत छोटा प्रश्न पूछे ताकि सर छोटा आंसर दे सकें। आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं बाउंड्री। Again, a very strange question. An open secret of your life. An open secret of your life. जिंदगी का एक ओपन सीक्रेट बताइए हम लोग को, बहुत हो गया। लगता है ऐसा कोई रहस्य है मेरी? जरूर है। नाम बताइए ना, नाम। ठीक है, चलिए वो ऑडियंस से हम पूछते हैं। आप सर से, हम लोग के पास 15 मिनट का समय है, क्योंकि इस सेशन के लिए टोटल हम लोग 45 मिनट का समय रखे थे, ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गया है, तो वही 15-20 मिनट्स का और समय आई कैन गिव। मुझे हाँ सर, पूछना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। मैं ऑडियंस की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज प्लीज। जैसे से पूछना था कि आप सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, मालूम है। हिंदी की चर्चा होगी, कुछ अंग्रेजी किताब की अपनी चर्चा की। मैं एक बात नहीं कर सकती, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हिंदी में लेखन हो रहा है और भारतीय भाषाओं में लेखन हो रहा है, उसको अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? सही। हिंदी मुझको कहीं से कमजोर पड़ती नहीं दिखती है। हालांकि उड़िया में मराठी का नाम सारे या नहीं कर पाऊंगा, मराठी में, साउथ में ऐसी किताबें हैं जिनको भूलना। अब हम लोग इधर आते हैं, अभी अभी नक्षती मना रहे थे या क्या कर रहे थे मेलांचल, वो किताब से प्रभावित है। हिंदी मुझको कहीं से ऐसा नहीं दिखता है कि बहुत पिछड़ रही है, लेकिन मैं हमेशा जब भी हिंदी दिवस वगैरह का मौसम
आता है मौसम, एक ही मौसम निकल गया, मौसमी की तरह मनाते हैं। तो मुझको लगता है कि भाषाएं ऐसी अंतर गुंफित होती हैं, यही तरह कि हम ही सबसे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और हर भाषा में प्राय कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको भुलाना मुश्किल है। अकेला हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी की भी कुछ ऐसी किताबें हैं। मैं हिंदी से दोहरा रहा हूँ। मेरा कहना है कि बहुत सारी अभूतपूर्व चीजें की जानी मलयालम या तमिल में, असमिया में, कश्मीरी में, जिसका अनुवाद उन लोगों ने अंग्रेजी में किया है और भारतीय अन्य विश्व की अन्य भाषाओं में किया है, दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे हिंदी प्रदेश में उसकी चर्चा नहीं होती। तो मैं उस हिंदी के पुस्तक ये तो कमजोरी हिंदी वालों की है। हमको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हम पढ़ने का हमारा क्षेत्र बहुत ही है। देखो मेरी बेटी का बाहर है, मैं अक्सर बुलाता रहता हूँ आकाशवाणी के सौजन्य से, उनको सर्वभारतीय कवि सम्मेलन में एक बार नागपुर जाने का सुख मिला। तो कह रहा हूँ मैं मनवादक पोएट के रूप में एक कविता मैंने कहा कि वो ये में आपको पढ़ दिया, वहाँ पंजाबी कवित्री थी, उनको नाम याद नहीं आएगा, उसकी कविता दिमाग में उसका एसेंस रख गया। पंजाबी कवित्री थी, जम्मू से आई हुई थी। पंजाबी ऐसे भी मोटे तौर पर हम लोग समझ ही लेते हैं। वो कविता भी मैं दोहराऊँ तो मेरा कंठ पढ़ने लगता है। रचना का मतलब ये है जो आप लोग बोल बहुत पद्मा सचदेव थी क्या? पद्मा सचदेव कविता क्या माया जी को समर्पित करता हूँ। ये कविता मैंने की कविता का एसेंस याद रखें, मूल बात याद रखें। नसीहतें कविता की था। मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे नसीहतें दी थी। गुड़िया ने कूद कूद के नहीं चलती, जब वहाँ चलती गुड़िया जो दीदा फाड़ फाड़ के नहीं देखती, गुड़िया यूँ तेज आवाज में नहीं बोलती। इसी तरह से नसीब जो पारंपरिक है, मैं समेट रहा हूँ उसको छोटा कर दीजिए। मैं जब बड़ी हुई, माँ की दी हुई कोई भी नसीहत मेरे काम नहीं है। मैंने अपनी बेटी को नसीहतें दी, बहुत सारी नसीहतें जिंदगी में मिलेंगी, लेकिन तुम वो करना तो तुम्हारी आत्मा गवारा करेगी, तुमको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ना और दरवाजा बंद मिले तो धक्के से उसमें आगे निकलने की जगह पर ना निकलना। मुझको उम्मीद है मेरी बेटी अपनी बेटी को इससे भी बेहतर नसीहत देगी। ये क्या करता है एक कवित्री जिसको मैंने सुना, इस साल की औरत होगी, जम्मू की, नाम याद नहीं रखा। तो रचना का मतलब ये है कि आप एक बार सुने वो दिमाग में छप गया। इस मामले में तो बहुत जैसे पंजाबी के एक दौर था पंजाबी, हाँ, लेकिन अब हम पढ़ते नहीं हैं। मेरा निवेदन है पढ़ो। चलिए ऑडियंस से और एक या दो क्वेश्चन लेते हैं प्लीज। सर, एक तरफ कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, किताबें जो है लोग पढ़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशन भी होता है और बहुत सारी बातें जो है देखने को आती हैं। आपको क्या लगता है, सच क्या है? बहुत पहले एक व्यंग पढ़ा था हमारी शहर के किट्टू का, आखिरी क्या करके से आखिरी बना के हाँ रविवार, तो उन्होंने यही लिखा था कि मैंने अपने प्रकाशक से कहा कि आपने वाकई के कोई पैसा नहीं भेजा। उन्होंने मुझको ऐसे घूर के देखा जैसे मैंने कोई हत्या टाइप बात ये लिखा था। उनके कहने का मान ये था कि उन्होंने मुझ पर कृपा की, मेरी किताब छाप दी, मैं अमर हो गया। और इतना इतने हीन विचार मेरे कि मैं रॉयल्टी मांग रहा हूँ पैसे, किताब उन्होंने छाप को विकार किया था। उसके बाद उन्होंने भाष्य किया था कि प्रकाशकों के घर एक मजे से मजले होते जा रहे हैं। वो कहते हैं किताब बिकती नहीं, किताबें खूब बिकती हैं, पढ़ने वाले खूब देखते हैं, पढ़ रहे हैं। आजकल वो साउथ वगैरह में ज़्यादा
यहाँ भी उत्तर भारत में भी पेपर बैग वाला जो एडिशन चला है वो चलाते हैं। बेस्ट सेलर्स अंग्रेजी में जैसे था, हिंदी में दसियों बेस्ट सेलर्स कहे जा रहे हैं। पागल करने वाले लेखन ये लोग कर रहे हैं। नई भाषा है, नई सोच है, नई जमीन है, किताबें खूब बिक रही। ये कितनी बात है, नई बच्चियों को या बड़ी बच्चियों को लिख रही कर जाएंगी। कई बार मैंने लिखा है, शायद बुरा हो कि प्रकाशक जैसा एल्यूमर्ड जैसा कहा जाता है कि प्रकाशक कविता नहीं छाप सकता, कहते हैं कविता पढ़ता करो। मैं सिर्फ निवेदन ये करता हूँ कि कविता करता हो तो सही, पढ़ने का मन तो गद्य लिखूँ या पद्य लिखूँ, उसमें रिलेबिलिटी तो होनी चाहिए, पठनीयता होनी चाहिए। मैं अपने गुरुदेव दिनेश्वर बाबू से बहुत विनम्र शब्दों में लड़ गया था। अंग्रेजी के विद्वान लोग यहाँ बैठे, फिर भी मैंने उनसे कहा कि सर कोई भी चीज़ लिखी जाए, मैं निबंध लिखा जाए तो पठनीयता तो उसका पहला धर्म होना चाहिए, रिलेबिलिटी उसकी पहली होनी चाहिए। और कथा लेखन में तो सर समय कहता है सर कथा लेखन में भी वो रोचकता ना हो कि मैं पढ़ जाऊँ पूरा। गोदान में अगर मोटी किताबें हैं गोदान का नाम ले, शुरू से अंत तक मैं पहुँच नहीं पाऊँ तो प्रेमचंद आखिर क्या कन्वे करना चाह रहे, जानूँ कैसे तो कहानी आप कहना क्या चाह रहे हैं। पूरी कहानी में आप मुझको पढ़वा तो कोई वो क्या कहूँ, गीता तो है नहीं कि बांटना जरूरी है, मेरा मन नहीं लगेगा, नहीं पढ़ूँगा। गुरु से मिले मैं और क्या तो कर नहीं सकता था। का नाम बताऊंगा जो बहुत क्लास है, वीडियो में नाम आते थे लेकिन वो क्लासिक है। तो गुरु से मैं बहस तो कैसे करता, ऐसा उनका मैं बहुत प्यारा शिक्षक हूँ। मैंने दबी जबान कहा सर पूरा कर नहीं हो। और आजकल मैं बताऊँ कैसे प्रक्रियाएँ आती हैं ना, सचमुच में हटाते हो उनको अफसोस होता है कि मोटी किताबों अगर कहानी 3-4 पैरा में जी दबा के पढ़ूंगा, उसके बाद कहानी मुझको नहीं पढ़ता, मैं छोड़ दूँगा, क्यों पढ़ूँगा। उपन्यास में चलिए 3-4-5 10 पृष्ठ, उसके बाद भी अगर कथा मुझको बांध दे रही है तो पढ़ूँगा। अभी इसी भास्कर ना प्रसंग चला है, हाँ तो मैंने कहा तो स्वामी ने उनका एक उपन्यास मुझको दिया, मैंने लौटा तो मेरे यहाँ किताबें छोटी छोटी हैं, पठनीय भी हैं, ये मिसनोमर है किताबें। लेकिन कभी आपको सोचा है कि इससे हिंदी भाषा को कोई बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको क्या? क्या आप हिंदी उदाहरण है उससे हिंदी भाषा वो आपको शिवालिका में दे पा रहे हैं? पैसे देकर तो किताबें आज तक छप रही, उस किताब को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत दूर तक कहता हूँ ना कि कल को ये बच्चे मानिए ये बड़े होंगे और वो किताब पढ़ेंगे तो या इतिहास लेकर जो हुआ वो किताब का भी नाम देगा ना, और बच्चे पढ़ेंगे अच्छा इतनी किताबें राशि में ऐसे लेकर के किताबें छपते हैं, इतिहास का अमर हो जाएंगे, जबकि उन किताबों की कोई दम नहीं। आपको सुन दिया तो वो अमर हो जाएगा। इस किताबें हैं तो इतिहास में नाम आ जाएगा ना, इस किताबें तो मेरी दृष्टि से होती है जो नहीं ठीक है। बाद में कहा कि सामान्यतः मैं इतना बोल के हो जाता है, लेकिन आप मेरे इलाके की महिला इसलिए कर रहा हूँ कि आप छपाने से पहले किसी हिंदी जानने वाले को दिखा तो दीजिए, नतीजा ये हो कि जब वो मेरे पास लेके आने लेकिन फंस गए। लेकिन अगर इतना साधन कि आपको मेरे लिखने मेरे बोलने मेरे कहने से उत्साह के भीतर बढ़े और सारी रचना कर दूँ आपके मन में जगह। एक आध बार मैंने गलत ढंग से भी शायद उत्साहित अति उत्साहित कर दिया हो, इसका क्षमा मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे प्रेरित करने से किसी ने मुझे ऊर्जा जगह तो चलता है। आचार्य श्री मुझे सहाय इस बात की जारी जा रही थी कि हिंदी की श्रेष्ठतम लेखक भी वो अपनी रचनाओं को प्रकाशन से पहले उनके पास भेजते थे और एक छोटा स्लिप लगा होता था, सहाय जी नमस्कार, कृपया एक बार देख लीजिए। मुझे उनकी बहुत सारे नाम में नहीं मिलता, बहुत जो सुनाम उन्होंने लेखक था उनके द्वारा उस स्लिप पर लिखी हुई पांडुलिपि का कलेक्शन आचार्य शुक्ल साहब के घर में देखने का सौभाग्य मिला है। तो अभी सेंट्रल आर्काइव्स में सारा कुछ उसको
रिजर्व किया गया है दिल्ली में, तो वो जाने वाला तो उसके पहले उनके पुत्र ने और उन्होंने कहा था कि देखना चाहें तो देखिए बहुत बड़े बड़े नाम दिनकर से लेकर के और हजरत फादर सबके पसंद थे इसमें। मैं आज ये बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पर अपने हस्ताक्षर और अपनी शुभकामनाएं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने, उसके बाद उतनी ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जितनी कि आचार्य श्री पूजन साहब जी लिया था। और श्री पूजन साहब जी भारती की लेखनी में भी उनके द्वारा लगी हुई थी कलम, जहाँ जहाँ गड़बड़ थी वहाँ उन्होंने इशारा किया था आचार्य श्री पूजन साहब जी। बहुत कम बोलते थे लेकिन वो माने जाते थे कि किसी बात की भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति के लिए अल्टीमेट श्री पूजन साहब। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी यहाँ पर ये सार्वजनिक रूप से वादा करेंगे कि स्वास्थ्य तभी जबकि अंतिम पृष्ठ तक इन्होंने एकदम सही बात। किसी भी ऐसी किताब पर अभी तक मैंने कोई टिप्पणी नहीं लिखी है जिसको मैं आद्योपांत पढ़ सके। मेरी समझ में जो दुर्बलता हो, मैं थोड़ा ज़्यादा उदार हूँ, यह अपराध मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन बिना पढ़े समीक्षा लिखने मेरे एक मित्र से बालिंदु भाई स्वर्गीय भाई आए हुआ पढ़ करेगा लिखी यह मैं आज तक किया। इस पेरिंग में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग टाइमली शुरू करें, टाइमली ओवर करें। तो ये सेशन ऑलरेडी 45 मिनट्स का हो गया है, तो आई एम सो सॉरी, अब आगे हम प्रश्न ही प्रोसीड कर रहे हैं। एक पंक्ति मैं कहने की अनुमति चाहता हूँ कि इससे फॉर्मेट में एक हिंदी मिलता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ। सिद्धनाथ बाबू ने एक बार मुझको फोन किया, सिद्धनाथ बाबू ने मुझको फोन किया, बहुत विवल भाव से, हम 80 बरस के हो गए थी, तो सब कोई बात करते थे, बधाई। और मैं क्या कर, मेरी समझ में नहीं आया कि इतने वरिष्ठ व्यक्ति को मैं कहूँ तो क्या कहूँ, का बधाई। हम आए, संयोग की बात है कि मेरा दैनिक संकलन समय आया था, पहले प्रति थी मेरे पास, तो वो लेके सिद्धनाथ बाबू के आदरणीय सिद्धनाथ बाबू के 80 वर्ष के होने के अवसर पर करके आप भी वहीं बैठी थी, आपको स्मरण शायद न हो, वहीं माता ही बैठी थी, बाहर वाला जो कमरा है बोले सिद्धनाथ बाबू से कहा कि देख हम 80 बरस के हो गए थी, यहाँ का हमारा किताब देंगे। उन्होंने किताब उल्टी पढ़ती और फिर रख दिया, फिर बोली। और यह कथा मैंने 20 लोगों को 20 बार सुनाई है, मैं दोहराने का लोभ नहीं संवरण कर सका। दिस इज इंडिया, यही भारत है। भारत की औरत की ही यह भाषा हो सकती है, उसमें भी उस औरत की जो अपनी जमीन से ग्रामीण संस्कारों से जुड़ी हुई। इन्होंने क्या कहा, सिद्धनाथ बाबू का किताब उल्टी पढ़ती रखती, बोली अच्छा 83 बरस के हो गई ना, तब सैर जुरावे पड़ी। कोई जवाब सारी दुनिया में नहीं मिलेगा, ये भारत। तो चलिए सेशन की इस सेशन का समापन, एक बार जोरदार ताली। आगे तारिका जी प्रोसीड करेंगे। सचमुच बड़ा हल्के फुल्के माहौल में बहुत सारी गहरी बातें हुई और बहुत सारी अनुकरणीय बातें हुई, और सचमुच बहुत कुछ सीखने लायक है और बहुत कुछ गुनने और बुनने लायक है। बहुत कमाल की बातें हुई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियदर्शी सर, और संजय सर आपका दुगुना धन्यवाद। अनुशासित कार्यक्रम जैसा कि हमेशा आप करते आए हैं और आज भी हम वैसे ही चल रहे हैं। और जैसा कि अभी प्रियदर्शी सर ने कहा कि भारतीय नारी की बात है, तो जो 3 शब्दों में माँ ने जो अपने पति के प्रति जो प्रेम और जो निष्ठा बताई कि अब 100 बरिस पुरावे के पड़ी, तो कितनी गहरी बातें हैं। आज
उहे माँ के हम नमन करत बानी, हम गोड़ लागत बानी। माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम, रउआ के बहुत प्रणाम। और रउआ यहाँ उपस्थित बानी, ये हमनी सबन के कितना बड़ा बात बा, ये हम शब्द में ना बोल सकीना। रउआ के प्रणाम और राउर आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनल रहे। और फिर दो पंक्तियाँ कि सपने जिनके अधीन नहीं, सपने जिनके अधीन नहीं और शोहरत जिनके भागे पीछे, वो और कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर। और इस बार बहुत बहुत तालियों से इनका फिर से अभिनंदन करती हूँ। और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक जा रहे हैं, लेकिन अब माँ तुल्य, बड़ी दीदी तुल्य माया दी का अगर आशीर्वाद नहीं मिले तो यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो। और मैं संजय सर के स्टाइल में माया दी को बोल रही हूँ कि अगर आप प्रियदर्शी सर को 5 वाक्यों में परिभाषित करना चाहे तो वे वाक्य क्या होंगे? अशोक प्रियदर्शी सर से आपका बहुत पुराना रिश्ता है और साहित्य में आप दोनों एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं और आपके आशीष के बिना मेरा तो खासकर कुछ नहीं हो सकता। और ये उंगली, ये आशीष हमेशा बना रहे। और बस वही प्रश्न संजय सर के स्टाइल। मंचस्थ सभी बड़ों को, सभी विद्वज्जनों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबों को बहुत जोहार। प्रियदर्शी जी के बारे में मैं बोलूँगी ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि बोलना मुश्किल है मेरे लिए। 30 वर्षों से एक बड़े भाई ने छोटी बहन को अपना स्नेह प्रदान कर रखा है, वो मेरे बड़े भाई ने। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि महिलाएं जब किसी पुरुष के साथ किसी महिला को आते देखती हैं तो कहती हैं दोनों मित्र आ रहे हैं, और मैं हमेशा विरोध करती हूँ, नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे जीवन में ये कमी है और वो कमी वो पूरी करते हैं। और मैं जो कहना चाहूँगी 5 वाक्यों में, क्या मैं एक वाक्य में कहूँगी कि टेढ़ी रेखा को तो आप खींच सकते हैं, सीधी रेखा को खींच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और प्रियदर्शी जी एक सरल व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, इसलिए उनके बारे में बोलना, सब कुछ आप बोल तो जाएंगे बहुत, लेकिन सब कुछ सही ही होगा ये मैं नहीं मानती। जानने के लिए आपको बहुत करीब जाना होगा और बहुत करीब से उनको देखना और समझना होगा। यहाँ सभागार में उनका दौहित्र बैठा है, मेरे पतिदेव उसके एकदम क्या कहेंगे फैन है। वो बहुत तेज बच्चा है, बल्कि मुझसे ज़्यादा आपको उससे सुनना चाहिए। वो अपने नाना जी पर उसने एक कविता लिखी है, वो कविता आपको सुननी चाहिए। और फिर से मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। हमेशा मैं उनसे लड़ती भी हूँ और सीखती भी हूँ। यहाँ तक कि मैं जब कुछ लिखती हूँ तो सबसे पहले उनको बताती हूँ और उनको देखने के लिए देती हूँ कि देख लीजिए। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैंने हर मीटिंग में हर किताब पर बोलने से पहले लोगों से कहा है कि भैया किताब को एक बार दिखा लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है कि यहाँ लोग छपते ज़रूर हैं पर दिखाने में लोगों को संकोच होता है। और जब किताब सामने आती है तो देखकर सिर पीट लेने का मन करता है। चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें, लेकिन भाषा के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है वो मुझको सहन नहीं होती। और तब मैं उनसे लड़ती हूँ कि किताब मेरे पास भी भिजवा देते हैं और कह देते हैं कुछ बोल दीजिएगा ना, उसमें से सुई खोजने जैसा काम मुझसे करवा लेते हैं अक्सर। और वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि नए लोग लिखें, क्योंकि पुराने लोग कब तक लिखेंगे, नए ही लिखेंगे। लेकिन एक बार अगर आप बड़ों के पास जाएं और थोड़ा लिखला लें तो शायद आप में कोई कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि आप निखर जाएंगे। यही मेरी आप सबों से गुजारिश रही है, हमेशा आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी को। संजय जी की माता जी से मेरा एक अनूठा रिश्ता है। उनके पिताजी मेरे गुरु नहीं थे, सहकर्मी नहीं थे, लेकिन मेरे बड़े भाई शरीके थे और मुझसे बहस नहीं करते थे। इस नाते उनकी पत्नी को मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। आज उनका यहाँ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और बहुत खुशी की बात भी है। आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद दी, हमेशा की तरह मीठे और चुटीले और बहुत प्रभावी आशीर्वचन। और चलिए अब हम थोड़ा और जानते हैं प्रियदर्शी सर को, उन्हीं की पंक्तियों से, उन्हीं की कविताओं से।
और दो पंक्तियों में हर पतंग जानती है जिंदगी की औकात, मगर आसमान छूने की वही तो करती है बात। और आसमान छूती जो लेखनी है हमारे ही शहर के, वो है आदरणीय नीरज कुमार नीर जी की लेखनी। मैं आपको बहुत बहुत आपकी लेखनी को नमन करती हूँ और हमारे रांची शहर से लगातार हंस और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले नीरज नीर, आपको बहुत बधाई। और आपके मुंह से हम प्रियदर्शी सर की एक कविता सुनना चाहेंगे। आप सीधे कविता पे आऊं, उसके पहले 2-3 बातें हैं कि कविता का काम ही है बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। इसमें कई ऐसी कविताएं हैं, कहने को तो व्यंग्य कविताएं हैं, लेकिन जो कविता का मुख्य काम है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। सारी कविताएं ऐसी ही हैं जो कि बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत गहरे असर छोड़ती है, जिसको आप याद रख सकते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। बहुत कुछ सोच के याद है, पता नहीं यहाँ के मैं भूल गया, बहुत सारी बातें। इतना आत्मीय पुस्तक विमोचन शायद दूसरा कहीं नहीं हुआ होगा। सब लोग इतनी आत्मीयता से एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रियदर्शी सर की पर्सनालिटी का ही असर है कि लोग सब अपने आप को इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाते हैं। एक कविता है, इसमें राजभाषा हिंदी। हिंदी है माथे की बिंदी, एग्रीड। हिंदी है माथे की बिंदी, एग्रीड। बट बिंदी आउट ऑफ फैशन है। जींस टॉप, कपचे, कुंतल, जूते, ऊंची एड़ी वाले, इन सब के साथ कहां बिंदी? सोचे मैडम ठंडे दिल से, पश्चिम की आंधी में गांधी को विसारना अच्छा है क्या? भारत का जो स्वाभिमान है, भाषा उसकी बड़ी जान है। गांधी के सपनों का भारत, गांधी के सपनों की भाषा, इनके ऊपर क्यों मैकाले चढ़े आ रहे? भारत की संस्कृति को जो मट्ठे से सींचे, वही दुर्गुण क्यों कर बढ़े आ रहे? यार रबिश, ये बातें अपनी बंद करो तुम। साड़ी धोती वालों में हिंदी बिंदी तुम जाओ चलाओ। सदी नहीं है, सदा नहीं है, अदा नहीं है, ग्लोबल है हम। संविधान में दर्ज पड़ी रहने दो हिंदी। नई सदी के नवगुण गाओ, नई सदी के नवगुण गाओ। इंग्लिश है ना, कम ऑन यार मॉडर्न बन जाओ, कम ऑन यार मॉडर्न बन जाओ। क्या बात है, मेरी आवाज ऐसी बुलंद है और बहुत अच्छा पाठ, एक बहुत अच्छी कविता का। और हम आगे बढ़ते हैं और 2 पंक्तियों में कुछ बातें करते हैं। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, पर दोस्ती के मामले में हम सच्चे हैं। हमारी सच्चाई बस इस बात पर कायम है, हमारी सच्चाई बस इस बात पर कायम है कि मेरे सारे दोस्त हमसे भी अच्छे हैं। क्या बात। और बहुत प्यारा नाम जिसे आप सभी जानते हैं, संवेदनशील कवयित्री मुक्ति सहदेव जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि प्रियदर्शी सर की एक कविता का पाठ करें। मंच को प्रणाम और जितने भी यहाँ साहित्य प्रेमी उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सर की जो ये किताब आई है
इसके विमोचन समारोह में कुमार संजय सर ने मुझे कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया और इन्होंने कविता भी सारिका जी ने भेजी थी और बहुत प्यारी कविता है विप्रलम्ब श्रृंगार। और अभी सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारी चीजें कवि अपनी कविताओं में कह जाता है, कुछ ऐसी बातें हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार। तुम्हारी कैक्टसी निगाहों से मैं कितनी बार बिठा, तुम्हारी कैक्टसी निगाहों से मैं कितनी बार बिठा, फिर तुम्हारी मनी प्लांटी बाहों की मरीचिका में मैं बंधा। मनी प्लांटी बाहों की मरीचिका में मैं बंधा। यह सब हुआ और एक दिन अपने माता पिता की इच्छा से, यह सब हुआ और एक दिन अपने माता पिता की इच्छा से किसी अफसर के बंगले में गमले की फूल की तरह तुम सज गई। गमले की फूल की तरह तुम सज गई। पहले तो मैंने यह दर्द सहा ट्रेजिक फिल्मों के पीड़ित नायक सा। ट्रेजिक फिल्मों के इस सर ने लिखा है, उसको भी आप सुनते हैं। उन दिनों में मैं पहुंच गई जब वो 95-94 का जमाना था जब मैं मास्टर्स कर रही थी और ये दो गुरुजी मुझे पढ़ाते थे। मैं उस समय सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं सर की कविता इस अंदाज में विप्रलम्ब श्रृंगार में यहाँ पढ़ूं। किसी अफसर के बंगले में गमले के फूल की तरह तुम सज गई। पहले तो मैंने यह दर्द सहा ट्रेजिक फिल्मों के पीड़ित नायक सा आवारा भटकता रहा। मगर अब वेदना के असह्य हो जाने पर एक एस्पिरिनी महिला मैंने गले लगा ली है। मगर अब वेदना के असह्य हो जाने पर एक एस्पिरिनी महिला मैंने गले लगा ली है। तकलीफ घटी जरूर है, हटी नहीं। पेन किलर बहलाता भर है तो रोग को हटाता नहीं। ओ मेरी प्रिया तुम्हारे वियोग में अब भी बेकल है मेरा हिया। बहुत बढ़िया। और सचमुच यह रूप और यह क्षेत्र बहुत मुश्किल होता है। और सर की ये कविता संजय सर ने मुझसे कहा था कि एक कविताएं भेज देने, तो मुझे थोड़ी नाइंसाफी लगी। मैंने दो कविताएं तीनों लोगों को भेजी और कुछ रैंडमली सेलेक्ट करके नहीं, कुछ बस ऐसे देखकर मुझे लगा जो उसको उसके साथ न्याय कर पाएगा। और हम चलते हैं, बस हम आखिरी पड़ाव पर आ ही रहे हैं। और मैं छोटी सी दो पंक्ति में एक बात कहना चाहती हूँ कि 2015 में मेरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ था और उस पुस्तक में ज़्यादातर मेरी छात्र जीवन की कविताएं बहुत पहले की कविताएं थी, अभी वाली नहीं। और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि मैं अगली पुस्तक लाऊं। और उस पुस्तक लोकार्पण में प्रियदर्शी सर भी थे और विनोद सर भी थे। और विनोद सर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि इस उम्र में किसी कवित्री की पुस्तक आई हो और उसमें श्रृंगार रस कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो मुझे याद है प्रियदर्शी सर ने कहा था कि आप कुछ कविताएं पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर शायद दिख जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, मैं पढ़ूंगा अच्छे से। तो ये रस बहुत कठिन होता है और बहुत मुश्किल होता है और ये अनुभवी लोग ही इसके साथ न्याय कर पाते हैं। और दो पंक्तियों में मैं बुलाती हूँ कि गंभीर है जिनकी लेखनी कहती है बहुत बात, गंभीर है जिनकी लेखनी बतियाती है बहुत बात, आओ इनके मुख से सुने शब्दों की विलक्षण बात। और ऐसे ही विलक्षण कवि प्रणव प्रियदर्शी जी को मैं सादर आमंत्रित करेंगी सर की एक कविता का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, मुझे इस तरह का मौका देने के लिए। संजय सर, मेरे मन में एक प्रश्न था जो मैं पूछता, लेकिन समय अभाव में नहीं पूछ सका सर से। जो
कहानी भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं और कविता संग्रह भी लिख रहे हैं, तो किस विधा में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, यह जानना था मुझे। फिलहाल मैं सुनाता हूँ कविता। कविता का शीर्षक है जानवर और जानवर। छोटे छोटे पशु पक्षियों ने मिलकर जंगल राज के खिलाफ उठाई आवाज। छोटे छोटे पशु पक्षियों ने मिलकर जंगल राज के खिलाफ उठाई आवाज। जितने पशु बंधु उतनी शिकायतें, जितने पशु बंधु उतनी शिकायतें। शेर सिंह है राजा, बजाते हैं सुख का बाजा और हमारा शोषण करते हैं। शेर सिंह है राजा, बजाते हैं सुख का बाजा और हमारा शोषण करते हैं। मंत्री हैं हाथी जी, दुराभिसंधि पावर लस्ट, इधर इधर है कष्ट ही कष्ट। मंत्री हैं हाथी जी, दुराभिसंधि पावर लस्ट, इधर है कष्ट ही कष्ट। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मॉडर्न वास्तुकला विशेषज्ञ मधुमक्षिका जी के पति इंजीनियर की नौकरी में कमीशन लेते हैं। क्या मॉडर्न वास्तुकला विशेषज्ञ मधुमक्षिका जी के पति इंजीनियरिंग की नौकरी में कमीशन लेते हैं। लोमड़ी जी व्यापार कम अत्याचार अधिक करती है। लोमड़ी जी व्यापार कम अत्याचार अधिक करती हैं। इनकम टैक्स शायद ही कभी भरती है। कर चुकाते हैं हम अल्प वेतन भोगी, कर चुकाते हैं हम अल्प वेतन भोगी, क्योंकि जो राशि हमें मिलती है वह खाते में लिखी होती है। श्रीमान घेरियां डालते हैं, श्रीमान घेरियां डालते हैं भले घरों की छोरियों पर डोरियां। श्रीमान घेरियां डालते हैं भले घरों की छोरियों पर डोरियां। बनेले स्वामी जी दफ्तरों में हाकिम बन के बैठे हैं, शान से बैठे हैं। प्रजाजनों को देखते ही गुर्राते हैं। ऊपरी की बात हो तो दया दिखाते हैं, ऊपरी की बात हो तो दया दिखाते हैं। बहुत बढ़िया प्रणव जी। और एक सशक्त कविता पाठ, एक सशक्त कविता का। और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि संजय सर का कार्यक्रम होता है, आप अपनी घड़ी देख सकते हैं कि हम कितने वक्त पर हैं। और हम चाहते हैं कि सारे साहित्य कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम ऐसे ही वक्त पर चले, तब यादगार बने, बोझिल न हो जाए कोई कार्यक्रम। और संजय सर की ओर से ही कि हमारी महफिल में लोग प्रेम की बयार लिए आते हैं। हमारी महफिल में लोग प्रेम की बयार लिए आते हैं, क्योंकि स्वागत में हम फूल नहीं, क्योंकि स्वागत में हम फूल नहीं पलके बिछाते हैं। और मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय कुमार संजय सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप धन्यवाद ज्ञापन। वर्ड ऑफ थैंक्स के पहले 5 मिनट की एक प्रस्तुति है मेरे बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं ताकि थोड़ा एंजॉय किया जाए थोड़ा। तो कम ऑल ऑफ यू। नमस्ते, आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही छोटा स्किट। लेखक है डॉक्टर के संजय सर। नाम है इंटरव्यू। वैसे तो स्किट 45 मिनट का है। पता नहीं कितनी बार कितने स्कूल्स और कितने कॉलेजों में यह नाटक मंच पे हो चुका है, लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नाटक आज के इंटरव्यू, आज की पढ़ाई और विभिन्न वर्गों का कच्चा चिट्ठा खोलता है। तो प्रस्तुत है स्पेनिंग की छात्राओं के द्वारा इंटरव्यू। थोड़ी तालियां हो जाए। अति सुंदर, मिष्टी, रसगुल्ला माफी, एकदम से यूपी बिहार लूटने जैसा। बिल्कुल सोनी कुड़ी। आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं?
चलिए मोहतरमा, थोड़ा महादेवी वर्मा की जिंदगी पर प्रकाश डालिए तो। सर, मैं राम गोपाल वर्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। महादेवी वर्मा के बारे में तो मुझे पता नहीं। क्या बात है बेटी, कमाल का आंसर देता तुमने। हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ पता है? हाँ सर, वे अमिताभ बच्चन के डैड थे। अरे वाह लेडी, कमाल का आंसर देता तुमने। पानी पी लो सर। अरे पी लीजिए, कौन मारे अपना बाप का पानी है, लेकिन ऊपर से घटकिएगा, गिलास जूठा कर दीजिएगा तो दूसरा कैसे पिएगा? मनीश्वर नाथ रेणु की किसी सुप्रसिद्ध कविता की चंद पंक्तियां ही सुना दीजिए। यहाँ दरख्तों के साए में भूख लगती है, चलो चले और उम्र भर के लिए। तुम्ही भूल बोलछे, ए शेर दोषन कुमार का लिखा हुआ है। लेकिन सर, जब हम पढ़े तो यह मनीश्वर नाथ रेणु की कविता थी। अब नए संस्करण में लेखक बदल गए हैं। अरे तो हमें कंफ्यूज मत कर यार, शेर या बड़े की फर्क पड़ता। ठीक है, अब इंटरव्यू समाप्त करना चाहिए, आप जा सकते हैं। सर, मैंने कैसा किया, मेरा हो जाएगा ना? आप टेंशन मत ना लीजिए, हम हो ना। थैंक यू, थैंक यू। My name is Anurag Anand and I am doing physics honors from Ranchi College. Thank you. Wow. My name is Rishi Ratnavara. I studied in class 6C in JVM Jami. Thank you. My name is Renu Kumari. I am doing BCom from Marwari College, Ranchi. Thank you. I am Deva Mishra. I have done my MCom from Ranchi University. Thank you. My name is Renu Kumari. I am doing BCom from SUM College. मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहती हूँ तीनों काव्य पाठ करने वाले कवियों को, नीरज नीर जी, मुक्ति सहदेव जी और प्रणव प्रियदर्शी जी। एक बार मंच पर आए। हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर बोर्ड ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन। एक बार संता पहली बार कवि सम्मेलन में गया। ये पहला मौका था संता को कविता पढ़ने का, तो अपनी पत्नी के साथ गया और उसके साथ उसके 6 बच्चे भी थे। बहुत रट वट के गया, पूरा सज धज के गया। स्टेज पर पहुंचा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोलना शुरू किया। ये चांद ना होता तो ये तारे ना होंदे। फिर बोला ये चांद ना होता तो ये तारे ना होंदे। लेकिन फिर ऑडियंस की तरफ देखा तो वो भूल गया, उसको अगला लाइन याद ही नहीं आ रहा था। तो लगातार बोलने लगा कि ये चांद ना होता तो ये तारे ना होंदे, ये चांद ना होता तो ये तारे ना होंदे। उसकी बीवी गुस्सा आ गई, खड़ी हुई और अपने बच्चों को दिखा के बोली, अगर मैं ना होती तो ये सारे ना होंदे। इनफैक्ट बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना होते तो ये कार्यक्रम ना होता। मिल्टन मार्क्स जो कि बहुत प्रसिद्ध नाट्य आलोचक हैं, उनका एक लाइन है, नो ऑडियंस नो ड्रामा। उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में, खासकर नाटक में, सबसे ज्यादा अहमियत उन्होंने दर्शकों को दिया है। दर्शकों के बिना कोई नाटक नहीं हो सकता और दर्शक निर्धारित करता है किसी कार्यक्रम की सफलता और उसका स्तर। आप लोग जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों ने अब बोलना क्या है, आप लोगों ने हमारी सफलता और हमारे स्तर को जो कायम किया है, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता की नई परिभाषा करने वाले डॉक्टर कमल बोस, श्री नीरज नीर, मुक्ति सहदेव, प्रणव प्रियदर्शी, रश्मि शर्मा, डॉली टॉक, सत्या शर्मा और शेफालिका सिन्हा का दिल से शुक्रिया। और झारखंड साहित्य मंच को नई ऊंचाई देने वाले सुनील बादल और सुरेंद्र कौर नीलम जी का तहे दिल से धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार
नीलम पांडे जी, राफी शर्मा, रजनी शर्मा चंदा, चारू मित्रा, रेणु झा, प्रीता अरविंद, नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आपकी उपस्थिति हमारे लिए कितना मायने रखती है मैं बता नहीं सकता। किसी भी कार्यक्रम में स्टार प्लेयर या शो स्टॉपर को अंत में बुलाया जाता है, तो हमारे कार्यक्रम के स्टार प्लेयर और शो स्टॉपर ये हस्तियां थी। प्रियदर्शी चाचा जी, पीके झा सर, माया जी और मेरी माँ। प्रियदर्शी चाचा जी के बारे में, उनकी विद्वता और उनकी विनम्रता के बारे में क्या कहा जाए। पता ही कितने मामूली व्यक्तियों को उन्होंने एक लेखक बना दिया। उसी ग्रुप में मैं भी आता हूँ, छोटा लेखक हूँ, थोड़ा दिन में उनकी शागिर्दी में बड़ा लेखक हो जाऊंगा, ऐसा सोचना है। श्री पीके झा सर का अपनत्व से मैं अभिभूत रहता हूँ, और जब से हार्ट अटैक से गुजरा हूँ उन्होंने डांटना भी शुरू कर दिया है। और हालांकि उनके डांटने में जो प्यार छुपा हुआ है, दैट आई कैन फील। एंड ऑनेस्टली अगर बोले तो उनके डर से मैंने शॉर्ट फिल्में बनानी बंद कर दी हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहे तो अलग से मिल लीजिएगा, उनके सामने नहीं। अभी तो सिर्फ डांट ही रहे, हो सकता है एक दो हाथ दे भी दें। Well, thank you so much sir for your love and affection. माया जी से मैंने सीखा है टू द पॉइंट बोलना। कार्यक्रम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा टू द पॉइंट बोलती है, पूरी तैयारी के साथ आती हैं। एंड मेरे सारे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है। इन तीनों हस्तियों में एक बात बहुत कॉमन है, और वो है उनका अपनत्व और जज्बा, सहयोग करने की भावना। कभी मेरे किसी भी कार्यक्रम में मैं इन्हें जब भी इन्फॉर्म करता हूँ तो ये कभी नहीं बोलते कि नहीं मैं अभी व्यस्त हूँ, फिर कभी इस बार छोड़ दो, अगली बार आऊँगा। नहीं, इनका शायद पहला प्रश्न ही होता है कब, कहाँ और कुछ करना है। तो अगर ऐसा किसी का साथ रहे तो कार्यक्रम की सफलता तो गारंटीड है। और एक बड़ी हस्ती जिनके बारे में नहीं बोलूं, इनफैक्ट वही इस कार्यक्रम की करता धरता अब बहुत पावरफुल फिगर है, एंड शी इज नो अदर देन सारिका भूषण जी। जितनी अच्छी वो लेखिका हैं उतनी ही उनका खाना बनाती हैं। हैंडीक्राफ्ट में इनका जवाब नहीं है, अपनत्व में क्या बोला जाए। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 4 लोग को साथ लेके नहीं चल सकते। सिर्फ 4 लोग को भी अगर साथ लेके चलना तो एक बहुत कठिन काम है, और ये तो 100+ महिलाओं को अपने साथ जोड़े, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज, ये बहुत डिजर्व करती है। थोड़ा ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और अंत में मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स का नाम ना लूँ तो बहुत नाइंसाफी होगी, तो मैं जैसे जैसे उनका नाम ले रहा हूँ, आई वांट दे शुड कम ऑन द स्टेज। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी स्टेज पर भी आते जाओ। तो ये स्टेज पर जो आप अद्भुत डेकोरेशन देख रहे हैं, ये मेरे 2 प्री स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और हार्डवर्क है। वो है अनुराग और सुधांशु। तो ये एक्चुअली डेकोरेशन और अच्छा था, ये क्रिसमस का डेकोरेशन था, लेकिन ऑफ कोर्स एंड ये दोनों लड़कियों ने पूरा डेकोरेशन किया है, तो इट्स रियली अमेजिंग। कैंपस को साफ सुथरा करने में, झाड़ू लगाने और लगवाने में, हालांकि जो लड़की नहीं आई वो लगवा रही थी। 3 गर्ल्स का नाम लेते हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, सुष्मिता, पूजा एंड आकांक्षा। तो इसमें सुष्मिता भी नहीं है और आकांक्षा नहीं है। Then I would like to call more names. Redu, Pooja, you are already there. Rachna, Anmol, Srishti, Anurag, Arpit, Shivani,
Akanksha, Pooja and Vaishnavi. अगर आप पूछे मेरी जवानी का राज क्या है तो यही लोग हैं। इनके साथ मेरा इतना समय गुजरता है, and I'm so very close to them। आज मेरा जो वजूद है इनकी वजह से है, तो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। और अंत में एक शेर है, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, साथ चले तो अच्छा हो। तो चलिए हम लोग साथ चलते रहें, इसी तरह जैसे आज चल रहे हैं लगातार चलते रहते हैं। यह नया साल आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, नई सफलताएं लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।